तो हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं अभी, और उस पर डिफरेंट ढंग से प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फॉर विच ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाई बाई डी टी। आज हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ेंगे। तो नाउ व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन? सपोज दिस इज अ कॉइल। तो अगर ये कॉइल है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इस कॉइल में कितनी करंट फ्लो कर रही है? तो इस कॉइल के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इस कॉइल के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसी में करंट फ्लो कर रही है और इसी के थ्रू फ्लक्स हो रहा है, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है phi b that is directly proportional to current in the coil, and this magnetic flux phi b is equal to Li. L is called inductance, inductance of the coil। ये इंडक्टेंस रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं रेजिस्टेंस है, इसका अपना शेप एंड साइज है, उस पर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड शेप एंड साइज पे इंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब हम लोग इंडक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? phi b is equal to L। अगर I का वैल्यू 1 एम्पीयर है, so inductance is the magnetic flux generated due to 1 ampere of current। What is inductance? It is the magnetic flux generated due to 1 ampere of current। और इसकी यूनिट होती है हेनरी, हेनरी। और हेनरी को हम लोग क्या लिखेंगे? L is phi b by I। This is Weber and this is ampere। तो कभी कभी नीट वगैरह में सीधा इवन जेईई मेंस वगैरह में भी यूनिट पूछ देता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस? इट इज हेनरी एंड इज वेबर पर एम्पियर, या कभी कभी हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, तो आप कहेंगे वेबर पर एम्पियर। तो इंडक्टेंस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएटेड ड्यू टू 1 एम्पियर ऑफ करंट। नाउ if the current in the coil changes, the current in the coil changes, the magnetic flux through the coil will also change, and there will be induced EMF which is d phi by dt, and E का वैल्यू हो जाएगा d by dt of Li, और ये L di by dt। This phenomenon is called self-induction। If the current through the coil changes, there will be a change in magnetic flux due to changing current, and due to changing current, of course in the same coil there is an induced EMF, and of course this induced EMF is called self-induced EMF, and the phenomenon is called self-induction, and E is equal to minus d phi by dt, E is equal to minus L dl by dt। Now what is the meaning of minus? Minus means, say this is the coil और इसमें करंट फ्लो कर रही है। अगर ये di by dt इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस और इंक्रीजिंग, तो di by dt अगर इंक्रीज करेगा तो इंड्यूस करंट ऐसे होगा, करंट के ग्रोथ को ये अपोज करेगा। अगर इस कॉइल में करंट फ्लो कर रही है और di by dt इज नेगेटिव, करंट डिक्रीज कर रही है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी डायरेक्शन में होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। अब जैसे
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सपोज एक रजिस्टर है, बी है, ए 5 ओम 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, 5 मिली हेनरी, 15 वोल्ट, and di by dt is 10 to the power 3 ampere per meter negative. नेगेटिव का मतलब द करंट इज डिक्रीजिंग। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA, या VA माइनस VB, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप ऐसे चलते हैं, VA करंट ऐसे फ्लो कर रही है, सो वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। यहाँ पे जो ड्रॉप होगा IR माइनस का 5I, और यहां जो होगा माइनस L di by dt, माइनस L di by dt, प्लस यहां होगा 15 एंड दिस इज VB, या प्लस E VA हायर टू लोअर नेगेटिव, minus L di by dt plus 15 is equal to VB. So now VA 5 into 1 minus L is 5 millihenry and di by dt is minus 10 to the power 3 ampere per second. This is decreasing, so a minus, and plus 15 is equal to VB. अब लोग देखते हैं ये क्या होता है। आपने देखा ये 10 to the power 3 10 to the power 3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो VA माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 15, देखिए 10 to the power 3 से 10 to the power 3 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू VB, ये कैंसिल हो गया, सो 15 इज इक्वल टू VB माइनस। तो आपने सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट देखा कि अगर किसी कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो करती है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, सॉरी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो उसके थ्रू फ्लक्स होता है। फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LR, L is called inductance. Inductance is the magnetic flux generated due to 1 ampere of current. Its unit is Henry Weber per ampere. अगर उस कॉइल में करंट चेंज करती है तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो जिस कॉइल में करंट चेंज करती है उसी कॉइल में अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो हम लोग कहते हैं उस फेनोमेनन को सेल्फ इंडक्शन है। अब मैं इस पे एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करूंगा। एग्जाम में हर अल्टरनेट ईयर में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेरी सिंपल इक्वेशन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो आपको आती ही होगी। दैट इज कॉल्ड LRDC सर्किट, द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ रेजिस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर। तो मैंने कहा कि अगर ये सपोज बैटरी है और ये रेजिस्टर है और यहां पर एक आमीटर है, यहां की है, आपने की को क्लोज किया, द करंट इन द सर्किट विल बी I is equal to E by R. तो immediately if the key is closed, the reading of ammeter will be, suppose ये 10 वोल्ट है और ये 10
ओम है, तो यहाँ करंट का वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगा। Immediately after the key is closed, the current in the resistor is 1 ampere. If there is only resistor and battery in the circuit. Now, अब यहाँ पे एक इंडक्टर मैंने रख दिया और एक रेजिस्टर है। तो there is an inductor, there is a resistor and there is a battery. अब हम लोग इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं, यानी the key is closed in such a way that the current should flow through the resistor through inductor. तो रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करे बट थ्रू द इंडक्टर। अब आप जानते हैं कि जब भी करंट ग्रो करती है इंडक्टर में, सो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि वो ग्रोथ को अपोज करता है। करंट अगर ग्रो करती है तो उसको घटाना चाहता है, घटती है तो बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सर्किट इक्वेशन होगा E, और यहाँ अगर करंट ग्रो कर रही है तो एक बैक ईएमएफ लगेगा di/dt, L di/dt। और हम लोग किरचॉफ्स लॉ से लिख देंगे टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये इंडक्टर हमेशा ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करता है, इसलिए अप्लाइड ईएमएफ को ये अपोज करेगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल जाएगा कि कब करंट का वैल्यू सर्किट में 0 है, कब करंट का वैल्यू मैक्सिमम है, कब हाफ ऑफ द मैक्सिमम है, कब 63% ऑफ द मैक्सिमम है, कब 37% ऑफ द मैक्सिमम है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जो कि हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। E/R माइनस L/R di/dt इज इक्वल टू I। ये जो L/R है मैं यहाँ लिख के बिठा दूंगा। L/R को हम लोग कहते हैं टाउ, टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट नहीं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब देखिए इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट क्या है। अभी आपको मैंने बताया था E इज इक्वल टू L di/dt। तो L को मैंने लिखा था EP डिवाइडेड बाय I। E/I is R, so L is R into T। So what is L/R? L/R is RT divided by R, so it is T. So the dimension of L/R is that of time and it is called inductive time constant. Dimension में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि what is the dimension of L/R। तो L/R का जो डायमेंशन है वो है टाइम का डायमेंशन। इसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बेसिकली है क्या। व्हाट इज दिस इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट? अब हम लोग इसकी जगह टाउ लिख देते हैं। तो आपका इक्वेशन देखिए क्या आ जाएगा। E/R माइनस I इज इक्वल टू टाउ di/dt। E/R माइनस I टाउ di/dt। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आ जाएगा dt बाई टाउ इज इक्वल टू di E/R माइनस I। सो ये आपका इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन को यहां ला देता हूं। दिस इज dt बाई टाउ is equal to di
E by R minus I dt by tau is equal to di divided by E by R minus I। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। E by R minus I is equal to Z ले लिया, क्या ले लिया? Z। डिफरेंशिएट कर दीजिए I के रेस्पेक्ट में, तो d by di is E by I minus I is equal to dz by di। कांस्टेंट है इसलिए 0, di by I is minus 1, so this is dz by di। So what is the value of di? Minus dz। di का वैल्यू माइनस dz। अब यहां देखिए ये हो जाएगा dt by tau और ये हो जाएगा माइनस dz by z। di को मैंने dz लिख दिया। अब आप यहां लिख सकते हैं dz by z is equal to माइनस dt by tau। वेरी सिंपल, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये देखिए टाउ बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, dt है। इसका इंटीग्रेशन आएगा ln z is equal to t by tau प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और z का वैल्यू क्या रखा था मैंने? e by r minus I। तो यहां आ गया ln e by r minus I is equal to t by tau प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब जब हमने इस की को क्लोज किया था तो सर्किट में कोई करंट नहीं थी। की को क्लोज करने के बाद सर्किट में कोई करंट नहीं थी। ln e by r minus I is equal to minus t by tau प्लस c। तो t बराबर 0 पे अगर यहां 0 करेंगे तो करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमको c का वैल्यू मिल जाएगा यहां से। c is ln e by r। तो ln e by r minus I is equal to minus t by tau plus ln e by r। नाउ आप इसको इधर लाएंगे तो ln e by r minus I minus ln e by r is equal to minus t by tau। तो ये आपको आ जाएगा ln e by r minus I divided by e by r is equal to minus t by tau। अब आप अगर इसको लॉग हटाएंगे तो आपको आ जाएगा e by r minus I divided by e by r is equal to e to the power t by tau। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो e by r minus I is equal to e by r e to the power minus t by tau। और करंट को उधर ले जाएंगे, e by इसको लाएंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा e by r, करंट उधर चला गया 1 माइनस t by tau। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर दिया, I का वैल्यू ले लिया e by r 1 माइनस e to the power t by tau। तो दिस इज द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपने करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व कर दिया। अब हम लोग बहुत आसानी से इसको डिस्कस कर लेंगे। ये आपको हो सकता है इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो अगर इंटीग्रेशन डिफिकल्ट लगे तो रिजल्ट को याद करके इंटीग्रेशन को भूल जाइए।
वैसे देखिए फिजिक्स में विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई भी बात पढ़नी नहीं चाहिए। जो भी बात पढ़िए देखिए, एंड आई थिंक विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स ऑफ कोर्स अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और मैथमेटिक्स इज द टूल ऑफ फिजिक्स। इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर इतनी सी मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं और अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अब आपको मैंने कहा कि जब इस इक्वेशन को आपने लिखा, देखिए E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू I इंटू आर। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है I इज इक्वल टू E बाई आर 1 माइनस टी बाई टाउ। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर पिछला भूल गए, इंटीग्रेशन नहीं हुआ आपसे, देयर इज नो प्रॉब्लम, भूल जाइए। हाँ, यहां से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। तो अगर t को इंफिनिटी पे ले जाए ये, तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा और i का वैल्यू हो जाएगा e बाई r। इसको हम लोग I max कहेंगे। So the value of current is I max. The current is maximum. The current is maximum after infinite time. अब देखिए इनफाइनाइट टाइम का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता है, वो टाइम जो टाइम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में बड़ा हो। जैसे टाइम कांस्टेंट का वैल्यू 1 माइक्रो सेकेंड है, तो 10 टू द पावर माइनस 3 1 मिली सेकेंड को हम लोग इनफाइनाइट ले सकते हैं। अगर ये 1 नैनो सेकेंड है 10 टू द पावर माइनस 9, तो 1 माइक्रो सेकेंड को इन्फिनिटी ले सकते हैं। और 1 मिली सेकेंड है तो 1 सेकेंड को इन्फिनिटी ले सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब टाइम कांस्टेंट L बाई R के कंपैरिजन में एक बड़ा सा टाइम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट का वैल्यू हो जाएगा E बाई R। E का वैल्यू जिससे मान लीजिए 10 है वोल्ट, ये 10 ओम, ये 10 हेनरी। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट L बाई R 1 सेकेंड। What is the maximum current E by R 1 एम्पियर। तो ये आपने देखा। दूसरा, when t is equal to tau, t is equal to tau, तो करंट का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा E by R 1 माइनस t by tau। तो ये भी टाउ है, ये भी टाउ है, टाउ बाई टाउ E आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा E by R 1 माइनस 1 बाई ई, टाउ 1 बाई, और 1 बाई का वैल्यू था 0.37। तो 1 को 0.37 से घटाएंगे तो I का वैल्यू हो जाएगा 63 I max। यानी एक टाइम कांस्टेंट के बाद इस सर्किट में करंट का वैल्यू 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। मैक्सिमम है सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर, तो 0.63 एम्पियर हो जाएगा आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट। तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इज दैट टाइम आफ्टर विच द करंट इन LRDC circuit will 63% of its maximum value in the process of charging। अब देखिए हाफ ऑफ द मैक्सिमम कब होगा, तो I का वैल्यू है E बाई R 1 माइनस टी बाई टाउ, और E बाई R क्या है, ये I max है। दिस इज I max। अगर इसको I max बाई 2 लिख दे, ये I max है 1 माइनस टी बाई टाउ, ये कैंसिल हो गया। हाफ इज
1 माइनस टी बाई टाउ, इसका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ इज 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ। सिंपल है। इसको उलट दिया जाए, उलट दिया जाएगा तो e टू द पावर टी बाई टाउ इज 2, लॉग ले लिया जाए t बाई टाउ ln e इज इक्वल टू लॉग 2, इसका वैल्यू 1 होता है, तो t इज इक्वल टू टाउ ln 2। तो एक टाइम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ln 2, इस टाइम पर करंट हाफ ऑफ द मैक्सिमम होगा। कितना होगा? हाफ ऑफ द मैक्सिमम। तो अगर इसका ग्राफ आप लेंगे तो ये ग्राफ ऐसा होगा, इसको चार्जिंग ग्राफ कहते हैं। ये पैरेलल इसलिए होगा एक्स एक्सिस के कि इनफाइनाइट टाइम्स के बाद करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू को एक्वायर करेगा। ये अगर लिया जाए तो 63% एक टाइम कांस्टेंट पे करंट का वैल्यू होता है 0.63 I max, और हाफ ऑफ द मैक्सिमम होता है टाउ ln 2 पर। तो आपने देखा कि इनफाइनाइट टाइम में करंट विल एक्वायर इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसका वैल्यू 63% ऑफ द मैक्सिमम है एंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम है टाउ ln 2 में। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, यानी जब हम बैटरी से इसको चार्ज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? बैटरी से चार्ज कर रहे थे। अब मैं जरा सा इसको उलट देता हूं। अब इसको मैंने मिटा दिया। हमने तीनों बात देख लिया कि करंट विल एक्वायर इट्स मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, हाफ ऑफ द मैक्सिमम आफ्टर टाउ ln 2, और एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसका जो वैल्यू है, एक टाइम कांस्टेंट के बाद इसका वैल्यू है 63% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग माय डियर। जब हम चार्ज कर रहे थे, जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मैंने क्या किया पता है? मैंने ऐसे कर दिया, ये बैटरी से इसका कनेक्शन टूट गया। तो जब बैटरी से इसका कनेक्शन टूट जाता है तो सर्किट इक्वेशन पहले ऐसे था, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब बैटरी से इसका कनेक्शन तोड़ दिया गया, दिस इज जीरो, सो माय सर्किट इक्वेशन इज एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर डी आई बाई डी टी। आर से डिवाइड कर दीजिए, एल बाई आर डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई, this is tau, so tau di by dt is equal to I, cross multiplication dt, so di by I is equal to dt by tau with a minus sign। dt को वहां ले गए, I को यहाँ ला दिया, di by I dt, फिर tau को नीचे ला दिया। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा ln I माइनस टाउ और t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो आपने देखा, आप शायद मैंने एक स्टेप ज्यादा कर दिया है तो इसको स्टेप कम कर देते हैं, समझते हो कि शायद परेशानी हो। तो di बाई I dt by tau with a minus sign। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे di by I, यहां लिख दिया, माइनस टाउ, दिस इज dt, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln I, और इधर आ जाएगा माइनस t by टाउ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमने देखा कि जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो
ln I माइनस टाउ तो रहेगा dt एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आपको मैंने कहा था कि जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो गया था तब मैंने बैटरी से इसका कनेक्शन तोड़ा था। तो अब t बराबर 0 पे हम यहां करंट को कहेंगे I नॉट है, यानी मैक्सिमम करंट है, और ये है C। तो C का वैल्यू मिल गया ln I नॉट। I नॉट इज I मैक्स, याद रखिएगा। ln I इज इक्वल टू t बाई टाउ, और C को लिख दिया ln I नॉट। I नॉट को I मैक्स मैंने कह दिया, I मैक्स कहिए, I नॉट कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब आप इधर लाएंगे तो क्या होगा, ln I माइनस इधर लाएंगे ln I नॉट इज इक्वल टू माइनस t बाई टाउ। So it is ln I by I naught is equal to minus t by tau। log हटाएंगे, I by I naught is equal to e to the power minus t by tau। So I is equal to I naught e to the power minus t by tau। So this is our discharging equation। discharging का मतलब जब ये पूरी तरीके से सर्किट चार्ज हो गया, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही है, तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगी तब हमने इस बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये जो रेजिस्टर है इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, माने अपनी करंट को कम करेगा। डिस्चार्जिंग का मतलब यही है कि इट विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स करंट और लूज इट्स करंट विद द हेल्प ऑफ इंडक्टर। अब जब ये अपने करंट को कम करना चाहता है तो इंडक्टर इसको कम नहीं करने देगा। तो आपने देखा L di by dt is IR। जब इस सर्किट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये हमारा डिस्चार्जिंग इक्वेशन मिल गया। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथमेटिक्स भूल जाते हैं then there is no problem। अब आपसे कोई पूछे यहां पे इस जगह मैं इसको सॉल्व कर देता हूं या यहीं सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं मिटा दूं, there is no need, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा इक्वेशन मिल गया I is equal to I naught, I is equal to I naught e to the power minus t by tau। I is equal to I naught e to the power minus t by tau। ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन I is equal to I naught t to the power tau। तो हम लोग देखेंगे कि करंट कैसे सर्किट में घट रही है। ये रहा I is equal to I naught e to the power t by tau। देखिए t को आप इंफिनिटी कर दीजिए, क्या होगा, e to the power infinity is 0। तो करंट का वैल्यू 0 होगा t इक्वल टू इंफिनिटी। तो जब ये डिस्चार्ज कर रहा है तो इनफाइनाइट टाइम्स के बाद ये करंट 0 होगी। इन्फिनिटी का फिर मतलब वही है, अ लॉन्ग टाइम इन कंपैरिजन टू इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। सेकेंड, t is equal to tau, t is equal to tau। तो I is equal to क्या होगा, I naught e to the power tau by tau। So when t is equal to tau, I is equal to I naught e to the power tau by tau, and of course I naught e to the power minus 1। So I is I naught 0.37, 1 by e is 0.37। So we can say that after one time constant
in the process of discharging, the current will discharge by 63%, and hence its value will be 37% of its maximum value. So inductive time constant L by R is that time in which, in the process of charging, the current will acquire 63% of the maximum value, and in the process of discharging, it will discharge by 63%, and the current in the circuit will be 37% of the maximum value. Now, at what value, at what time I is equal to I naught by 2, half of the maximum. So here I naught by 2 is I naught e to the power t by tau. करंट का वैल्यू डिस्चार्जिंग में मैक्सिमम का हाफ कब होगा, यानी 50% से ये डिस्चार्ज कब होगा। तो 50% से डिस्चार्ज होने के लिए ये मैंने लिखा हाफ इज इक्वल टू ई टू द पावर टी बाई टाउ। उलट दीजिए, 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर टाउ बाई टाउ। जब लॉग लेते हैं तो ln 2 इज इक्वल टू टी बाई टाउ ln e। ln e is 1, so t is equal to tau ln 2। यानी when of course this key is of course shifted from 1 to 2, then after time t is equal to tau ln 2, the current in the circuit will be 50% of its maximum value. So again the graph will be like that. This is the discharging graph. This is the discharging graph. And this is the charging graph. Charging graph means when the battery was in contact with, this is charging graph. When the battery was in contact with inductor and resistor, then the current will slowly grow and will acquire maximum value after infinite times, and 63% of the maximum value after time tau. After time tau. And in the process of discharging, it will discharge, and this current will be 0.3% of the maximum value. That means यानी ये 63% से डिस्चार्ज होके ये 0.37 हो जाएगा अपने मैक्सिमम वैल्यू का। और whether it is charging or it is discharging, t is equal to tau ln 2 पे करंट का वैल्यू 50% होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग एक रेजिस्टर को इंडक्टर से जोड़ देते हैं और फिर एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं, अगर इंडक्टर नहीं है तो करंट इन द रेजिस्टर विल बी इमीडिएटली इक्वल टू I इज इक्वल टू E बाई आर। यानी अगर यहाँ आपने एक एमीटर जोड़ दिया है तो इमीडिएटली करंट का वैल्यू E बाई आर होगा। दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू 10 बाई 10। ये आपका 1 एम्पियर का करंट इमीडिएटली हो जाएगा अगर इंडक्टर नहीं है। बट अगर इंडक्टर है तो ये ग्रोथ ऑफ करंट को अपोज करता है और करंट धीरे धीरे सर्किट में आती है। मैंने आपको बताया था कि इसका जो सर्किट इक्वेशन होगा E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई इंटू आर। हमने कहा था कि जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे करंट का वैल्यू हो जाएगा I इज इक्वल टू E बाई आर 1 माइनस टी बाई टाउ। टाउ को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट L बाई आर। L is inductance and R is resistance।
अब मैंने आपको बताया था इसके इंटरप्रिटेशन में कि इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द करंट विल एक्वायर इट्स मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर इनफाइनाइट टाइम्स। इन्फिनिटी का मतलब मैंने बताया था वो टाइम जो L/R के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा हो। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें करंट चार्जिंग प्रोसेस में अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाए, और करंट इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा, 50% होगा टाइम के बाद t इज इक्वल टू टाउ ln2। अब ये स्टेडी स्टेट में चला जाता है पूरी तरीके से, अगर ये चार्ज हो जाता है, नाउ वी डिस्कनेक्ट द बैटरी और तब इसको छोड़ देते हैं, रजिस्टर से करंट डिस्चार्ज हो रहा है। अगर रजिस्टर अकेले होता तो इमीडिएटली करंट का वैल्यू 0 होता, लेकिन अब अगर ये करंट कम होना चाहेगा तो इंडक्टर इस डीके को रोकना चाहेगा। इंडक्टर कभी ग्रोथ को रोकता है, जब डीके होता है तो डीके को भी रोकता है। और मैंने ये इक्वेशन दिखलाया आपको, I इज इक्वल टू I नॉट T बाई टाउ, और फिर आफ्टर इनफाइनाइट टाइम्स द करंट विल एक्वायर इट्स जीरो वैल्यू। After one time constant, it will discharge by 63% and its value will be 37% of its maximum value, और t is equal to tau ln2 पर ये 50% से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको हमने ग्राफ की मदद से यहाँ दिखाया, दिस इज द चार्जिंग ग्राफ, दिस इज द डिस्चार्जिंग ग्राफ। ये टाउ पे, ये सॉरी टाउ नहीं है, दिस इज टाउ ln2 पे डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग दोनों में करंट का वैल्यू मैक्सिमम है। एक टाइम कांस्टेंट पर चार्जिंग में इसका वैल्यू है 63% और डिस्चार्जिंग में सर्किट में करंट है 37% ऑफ द मैक्सिमम, दैट मींस इट हैज बीन डिस्चार्ज बाय 63% एंड इट्स वैल्यू इज ओनली 37%। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग इस पे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।